नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है प्रॉपर्टी डील में कैश लिया या दिया तो इनकम टैक्स की नोटिस पक्का आएगी। दोस्तों, अगर आप प्रॉपर्टी लेन देन करते हैं, प्रॉपर्टी बेचते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं और कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं तो ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी आपको ट्रैक कर सकता है, आपको नोटिस भेज सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो ब्लैक मनी को पूरी तरीके से खत्म करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप प्रॉपर्टी की लेन देन में कैश का यूज करें। अगर आप कैश का यूज करेंगे तो उसके लिए एक लिमिट जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी करी गई है। उस लिमिट से ज्यादा आप कैश में डीलिंग नहीं कर सकते और उसके बावजूद भी अगर आप करते हैं तो आपको 100% की पेनल्टी यहां पर लगती है। तो आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप प्रॉपर्टी में डील करते हैं तो कैश के लिए क्या लिमिट दी गई है। इसी के साथ जो बायर है और सेलर है, अगर कैश जो है वो कर रहे हैं और इस कैश को क्या वो बैंक डिपॉजिट में जमा कर देते हैं यानी सेविंग बैंक अकाउंट में जाकर जमा कर देते हैं, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कैसे ट्रैक कर सकता है बिना आपके कैश बताए हुए इनकम टैक्स रिटर्न में, फिर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कैसे पकड़ सकता है, इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक जरूरी जानकारी, अगर आपको आईटीआर फाइल करवानी है, जीएसटी रिटर्न फाइल करवाना है या फिर कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 8799144520 पर। इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप हमसे बात कर सकते हैं और सर्विस जो है वो आप ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर सर्विस लेनी है तभी कॉल करें, क्वेरी के लिए बिल्कुल भी कॉल ना करें। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉपर्टी में कैश का लेन देन अगर करते हैं तो इनकम टैक्स से नोटिस आपको 100% आ सकती है। ध्यान रखिएगा, यहां पर कैश जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉपर्टी की डील में चाहे आपने कैश रिसीव किया है या किसी को कैश दिया है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको 100% जो है वो नोटिस भेज सकता है। आपने प्रॉपर्टी बाई करी हो या सेल करी हो, लैंड हो गया, हाउस हो गई, फ्लैट हो गया, शॉप हो गया, किसी भी प्रकार की इमूवेबल प्रॉपर्टी क्यों ना है, अगर आपने कैश का यूज किया है पेमेंट के तहत या फिर कैश रिसीव किया है तो डिपार्टमेंट आपको नोटिस 100% भेज सकता है। कैश ट्रांजैक्शन को प्रॉपर्टी डील अगर करते हैं तो स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाता है। जो लोग कैश ट्रांजैक्शन करते हैं प्रॉपर्टी बेचते खरीदते वक्त, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन पर पूरी निगरानी रखता है कि कहां पर वो कैश की लेन देन कर रहे हैं ताकि उन पर पेनल्टी लगाई जाए। ध्यान रखिएगा, ब्लैक मनी को रोकने के लिए ये सिस्टम जो है वो लाया गया है जहां पर आप कैश में एक लिमिट से ज्यादा प्रॉपर्टी में लेन देन नहीं कर सकते। आइए मैं आपको बताता हूं क्या यहां पर नया रूल दिया गया है इनकम टैक्स के हिसाब से। अगर आप प्रॉपर्टी में डील करते हैं, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हैं तो कैश कितना आप लेन देन कर सकते हैं। तो यहां पर लिमिट दी गई है कैश की, 20,000 रुपए से ज्यादा अलाउ नहीं है। ध्यान रखिएगा, कैश जो है ना ही आप एक्सेप्ट कर सकते हैं ना ही किसी को यहां पर दे सकते हैं 20,000 रुपए या उससे ज्यादा। अगर आप प्रॉपर्टी लेन देन कर रहे हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी, चाहे वो लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, फ्लैट हो गया, प्लॉट हो गया, मकान हो गई, दुकान हो गई, जमीन हो गई, जायदाद हो गई, जो भी प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसको आप 20,000 रुपए से ज्यादा आप ना ही बायर को दे सकते हैं ना ही यहां पर सेलर से आप ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कोई भी चाहे बायर हो सेलर हो, दोनों ही यहां पर 20,000 रुपए से ज्यादा कैश में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। आपको कौन से मोड में ट्रांजैक्शन करना होगा, या तो बैंक ट्रांसफर से, चेक से कर सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट से कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कोई भी मेथड ऑनलाइन जो मोड है वो चलेगा, लेकिन कैश अलाउ नहीं है 20,000 से ज्यादा। एक सेक्शन दिया गया सेक्शन 269SS और सेक्शन 269T, ये बात करता है ना ही आप एक्सेप्ट कर सकते हो ना ही आप रिपे कर सकते हो कैश, चाहे आपने लोन लिया हो, डिपॉजिट हो या फिर प्रॉपर्टी रिलेटेड, आप यहां पर 20,000 रुपया या उससे ज्यादा कैश में ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। ना ही आप किसी से लोन ले सकते हो 20,000 से ज्यादा, या एडवांस प्रॉपर्टी रिलेटेड ले सकते हो, या प्रॉपर्टी रिलेटेड पैसा आप कैश में 20,000 से ज्यादा नहीं ले सकते, या फिर अगर आप पेमेंट अगर कर रहे हो तो 20,000 रुपए से ज्यादा कैश में आप प्रॉपर्टी रिलेटेड पेमेंट नहीं कर सकते। एक सेक्शन और दिया गया सेक्शन 269ST, ये बात करता है कि आप 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा एक दिन में सिंगल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते या मल्टीपल ट्रांजैक्शन आप नहीं कर सकते। चाहे सिंगल ट्रांजैक्शन हो या मल्टीपल ट्रांजैक्शन हो, एक दिन में एक व्यक्ति से आप 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश रिसीव नहीं कर सकते।
सिंगल ट्रांजैक्शन की बात करें तो यहां पर भी आप 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश रिसीव नहीं कर सकते, और अगर कोई इवेंट है, ओकेशन है, तो उस केस में भी आप यहां पर 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश रिसीव नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप प्रॉपर्टी की लेन देन कर रहे हैं तो 20,000 रुपए से ज्यादा आप नहीं कर सकते और 2 लाख से ज्यादा आप नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, यहां पर आपके लिए 100% की पेनल्टी दी गई है। अगर आप कैश जो है वो लेन देन कर रहे हैं, 100% की पेनल्टी आप पर लग जाएगी। आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कैसे 100% की पेनल्टी आपको लगेगी। मान लीजिए मिस्टर ए ने अपना फ्लैट बेचा 80 लाख में। अब बायर ने यहां पर 15 लाख तो कैश दे दिए, बाकी के 65 लाख जो है वो बैंक ट्रांसफर कर दिया। तो यहां पर बायर और सेलर को दोनों को यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा नोटिस आ सकती है, और जो 15 लाख यहां पर जो दिए गए हैं और जो रिसीव किए गए हैं वो यहां पर अलाउ नहीं है। जो भी सेलर है जिसको यहां पर पैसा रिसीव हुआ है, 2 लाख की पेनल्टी उसे लग जाएगी क्योंकि 2 लाख से ऊपर रिसीव हुआ है। और जो बायर है, क्योंकि उसने 20,000 से ज्यादा का पेमेंट दिया है कैश में, तो उसे भी 100% की पेनल्टी यहां पर लग जाएगी। दूसरा एग्जांपल, मिस्टर बी है जो बाइंड किया था एक लैंड 10 लाख में, और उन्होंने 9 लाख रुपए जो है बैंक ट्रांसफर से किए, बाकी का 1 लाख का जो पेमेंट था वो कैश में किया। तो यहां पर 1 लाख रुपए जो आपने कैश पेड किया है ये अलाउ नहीं है, 20,000 रुपए ज्यादा आप कैश पे नहीं कर सकते। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिसके अंदर मैं आपको बताता हूं कि अगर आप अंडर वैल्यू में प्रॉपर्टी बेचते हैं, मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी है 50 लाख की, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू सर्कल रेट क्या है 50 लाख की। कहीं पर प्रॉपर्टी थी आपकी मुंबई ऐसी जगह में 50 लाख की आपकी प्रॉपर्टी है जिसकी सर्कल रेट है, लेकिन आपने क्या किया, सेल डीड बनवाई, एग्रीमेंट बनवाया और 40 लाख की प्रॉपर्टी को 50 लाख की प्रॉपर्टी को 40 लाख में बेच दिया। इसकी परचेज प्राइस क्या थी 10 लाख की। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, हमेशा स्टैंप ड्यूटी वैल्यू और सेल वैल्यू को कंपेयर किया जाता है। अगर आपकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है और सेल वैल्यू कम है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमेशा स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को लेगा जो हायर है। इसी के साथ अगर आपकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कम है और सेल वैल्यू ज्यादा है तो वो आपकी सेल वैल्यू पकड़ लेगा। तो जो भी विचएवर इज हायर है वो यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंसीडर करता है। तो यहां पर सेक्शन जो है सेलर के लिए कौन सा एप्लीकेबल होता है, सेक्शन 50C, और जो बायर है उसके लिए कौन सा होगा, सेक्शन 56 to 10। ये दोनों सेक्शन के अंदर कैसे टैक्स लायबिलिटी आप पर आ सकती है ये मैं आपको बता दूं। सेल वैल्यू कभी भी ध्यान रखिएगा, सेल डीड जो है अगर वो लेस है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से तो जो डिफरेंस होगा वो दोनों पर टैक्स किया जाएगा। यानी ये जो डिफरेंस 10 लाख का है, इस डिफरेंस पर बायर को भी टैक्स देना पड़ेगा और सेलर को भी टैक्स देना पड़ सकता है। कैसे होगा आइए आगे समझाते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू। जो सेलर है उसको यहां पर जो है, जो प्रॉपर्टी उन्होंने बेची है सेलर ने, तो सेलर ने सेल कंसिडरेशन कितना यहां पर रिसीव किया है 40 लाख रुपए। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी थी 50 लाख रुपए। तो यहां पर प्रॉपर्टी जो सोल्ड करी गई थी सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से वो लेस है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। तो सेल वैल्यू यहां पर कम है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू यहां पर ज्यादा है, तो डिपार्टमेंट क्या पकड़ेगा, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा फॉर कैपिटल गेन पर्पस के लिए। सेल कंसिडरेशन क्या है 40 लाख, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू क्या है 50 लाख। डिपार्टमेंट कितना पकड़ेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कितना ट्रैक करेगा 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए आपकी सेल कंसिडरेशन माना जाएगा। परचेज कॉस्ट है 10 लाख रुपए, तो कैपिटल गेन कितने पर आपको देना पड़ेगा 40 लाख पे, ना कि 30 लाख पे। सेलर ये समझ रहा है कि मैं 40 लाख की प्रॉपर्टी बेच दूंगा, 10 लाख मेरा यहां पर कॉस्ट हो जाएगी, तो 30 लाख पे मुझे कैपिटल गेन देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी 50 लाख वैल्यू कंसिडर कर लेगा। तो भले ही यहां पर सेलर को 40 लाख रुपए जो मिले हैं, पर टैक्स जो है वो रिसीव किया जाएगा 50 लाख रुपए पे। तो 50 लाख का माना जाएगा कि इन्होंने 50 लाख के प्रॉपर्टी जो है वो बेची है। अब बात करते हैं बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अगर ज्यादा है, एक्सीड कर जाती है एक्चुअल परचेज प्राइस से, अगर आपकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो है वो ज्यादा करती है परचेज प्राइस से और 10% ज्यादा है, 10% या 4 लाख ज्यादा है। 40 लाख की प्रॉपर्टी थी, 40 लाख में प्रॉपर्टी जो है वो पैसा दिया था, तो 40 लाख की यहां पर आपकी जो है कॉस्ट हो गई, कंसिडरेशन हो गई जो आपने दिया था। लेकिन आपको प्रॉपर्टी कितने की मिली थी, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी थी 50 लाख की, यानी एक्स्ट्रा 10 लाख का बायर को फायदा हुआ था। तो बायर को यहां पर 10 लाख का फायदा हो तो ये बायर को 10 लाख रुपए पर टैक्स देना पड़ जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस पे। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस पे क्योंकि बायर को यहां पर रिसीव हुआ है,
बायर को यहाँ पर प्रॉपर्टी मिली है, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव हुई है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव हुई है और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से उस प्रॉपर्टी की कीमत अगर कम है, अंडर वैल्यू आप दिखा रहे हो, तो ध्यान रखिएगा स्टैंप ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन 50 लाख माइनस 40 लाख, जो 10 लाख है, ये जो 10 लाख का डिफरेंस है वो 10% या 50,000 से ज्यादा होना चाहिए। यानी 40 लाख था तो इसका 10% 4 लाख, 4 लाख और 50,000, अगर इससे ज्यादा है तो वो आपकी इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। तो यहां पर कितना है, 10 लाख का डिफरेंस है, जबकि यहां पर 4 लाख और 50,000 के अंदर होना चाहिए था। हायर जो है आपका 4 लाख है, तो 4 लाख तक अगर होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन क्योंकि 10 लाख है, 4 लाख से ज्यादा है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस बायर को यहां पर दिखाना होगा सेक्शन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के हिसाब से सेक्शन 56(2)(10) के अंदर। तो बायर को यहां पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स माना जाएगा, यानी बायर को यहां पर जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव हुई है वो कम वैल्यू में रिसीव हुई है, तो 10 लाख का फायदा दिया गया है बायर को, तो ये 10 लाख का फायदे पर उन्हें टैक्स देना पड़ जाएगा। ध्यान रखिएगा आपको 10% की लिमिट देखनी है, जो भी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है या एक्चुअल प्राइस है, 50 लाख है या फिर 40 लाख है। अब इसका डिफरेंस क्या हुआ आपका 10 लाख, ठीक है, ये अप टू 10% तक होना चाहिए। अगर ये जो डिफरेंस है वो अगर 3 लाख का होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, यहां पर जो कोई टैक्स नहीं लगता, ना बायर को लगता ना सेलर को लगता, लेकिन क्योंकि डिफरेंस 10% से ज्यादा है तो इस केस में टैक्स जो है वो दोनों पर लग जाएगा। अगर 10% तक होता तो किसी को भी टैक्स नहीं लगता। यानी ये 50 लाख है, मान लीजिए ये आपका हो गया 48 लाख, तो डिफरेंस कितना हुआ 2 लाख का, और इसका 10% कितना हुआ 4.8 लाख, कम है तो यहां पर कोई भी टैक्स आपको नहीं लगता। लेकिन अगर डिफरेंस ज्यादा है 10% से, तो उस केस में दोनों को यहां पर जो है वो टैक्स लग जाएगा। आइए अब जानते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैसे ट्रैक कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है जो भी आप कैश में प्रॉपर्टी डील करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डाटा, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा कि आपने कैश में डीलिंग करी है, यानी कैश में प्रॉपर्टी को बाई और सेल किया है। तो हर बार जब भी आप प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवाना चाहते हैं, चाहे आपकी लैंड हो, घर हो, फ्लैट हो, शॉप हो, और इसको सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर जब आप रजिस्टर करवाते थे तो सारी की सारी जो डिटेल है वो ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर दी जाती है। जैसे आपका नाम, पैन नंबर, जो भी बायर है, सेलर है, टोटल सेल वैल्यू जो भी आपके सेल डीड में आ रही है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, सर्कल रेट जो भी है, और इसी के साथ मोड ऑफ पेमेंट, आपने बैंक से किया है, चेक से किया, कैश से किया है, ये सारी डिटेल जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर दी जाती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या इनकम टैक्स का जो सिस्टम है वो सेल वैल्यू को कंपेयर करता है मार्केट वैल्यू और जो भी आपने पेमेंट करी है। तो यह मत समझिएगा कि आपने अगर कैश में ट्रांजेक्शन किया है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक आपकी जो कैश ट्रांजेक्शन की जो चोरी है वो नहीं पकड़ी जा सकती। इसी के साथ आपके एआईएस एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट और एसएफटी की भी रिपोर्टिंग होती है। जो भी रजिस्ट्रार ऑफिस है या बैंक है वो आपको एसएफटी रिलेटेड उन्हें रिपोर्ट करना मैंडेटरी होता है। अगर कई बार जो बायर और सेलर है, जो बाय और सेल प्रॉपर्टी होती है, 30 लाख से ज्यादा का अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू है तो उस केस में जो रजिस्ट्रार है या सब रजिस्ट्रार है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एसएफटी के तहत रिपोर्टिंग कर देता है। कई बार डिपॉजिट है, विड्रॉल है, लार्ज कैश, कई बार ऐसा होता है जैसे आप प्रॉपर्टी बेचते हैं, मान लीजिए 50 लाख की प्रॉपर्टी बेची, उसमें 40 लाख तो आपने बैंक से ट्रांसफर करवा लिए थे और 40 लाख की आपने रजिस्ट्री करवाई, बाकी का जो 10 लाख रुपया था वो आपने कैश में ले लिया और ये 10 लाख रुपए जाके आपने सीधा जाके बैंक में जमा कर दिया। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यहाँ पर बैंक भी रिपोर्ट कर सकता है अगर आपने लार्ज कैश जमा किया है सेविंग बैंक अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट में जमा किया है, और अगर आपने 2 लाख रुपए से ज्यादा अगर कोई पेमेंट रिसीव करी है तो इसके बारे में भी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। तो ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली एआईएस के अंदर या फिर इनकम टैक्स पोर्टल पर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, भले ही आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर कैश मेंशन नहीं कर रहे हैं कि आपने जो कैश पैसा लिया है वो किससे लिया, आप मेंशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपके कैश की जानकारी मिल जाती है। क्योंकि आप कैश का करेंगे क्या, या तो आप घर पर रखेंगे, घर पर रखेंगे तो चोरी होने का डर रहता है। इसकी वजह से कई बार लोग क्या करते हैं, उस कैश को या तो नई प्रॉपर्टी खरीदने में करते हैं या फिर कोई असेट परचेज, कार, घर, कुछ और परचेज करने के लिए कैश यूज करते हैं। तो उन चीजों की भी यहाँ ध्यान रखिएगा, कई बार रिपोर्टिंग हो जाती है। आप नया घर लेने जाते हैं तो नए घर के लिए अगर आप कैश में यूज कर रहे हैं
तो यहां पर आपकी रिपोर्टिंग हो सकती है। तो कैश कई बार लोग जो है बैंक अकाउंट में डाल देते हैं, तो बैंक वाला भी यहां पर रिपोर्टिंग कर देता है। तो बैंक अकाउंट और कैश फ्लो जो है वो यहां पर चेक किया जाता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमेशा क्रॉस चेक करता है जो भी बैंक डिपॉजिट होता है या विड्रॉल होता है, यानी सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा डिपॉजिट हुआ है, विड्रॉल हुआ है, ये पूरा देखा जाता है। अगर कोई कैश डिपॉजिट बिफोर या आफ्टर प्रॉपर्टी डील का अगर पाया जाता है तो ये एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन माना जाता है। यानी जिस समय आपने प्रॉपर्टी बेची है इससे पहले या बाद में अगर आपने कोई मोटा पैसा कैश में डिपॉजिट किया है तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की उस पर नजर रहती है। आप बस नहीं सकते, एग्जांपल के तौर पर प्रॉपर्टी बेची है, सेल एग्रीमेंट किया था 40 लाख रुपए का, 35 लाख रुपए तो आपने बैंक ट्रांसफर के थ्रू कर दिए थे, लेकिन सेलर यहाँ पर सडनली 5 लाख रुपया जो है वो बैंक अकाउंट के अंदर जाके डिपॉजिट कर देता है। तो यहां पर एक जो सिस्टम फ्लैग कर देता है, हो सकता है यहां पर कैश कंपोनेंट ये जो 5 लाख रुपया है ये आपकी प्रॉपर्टी रिलेटेड हो। तो हमेशा ध्यान रखें जैसे प्रॉपर्टी बेचते हैं उसी समय अगर आप आसपास में अगर कैश डिपॉजिट करेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको 100% ट्रैक कर सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास डाटा एनालिटिक्स और एआई मैचिंग टूल है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एआई सिस्टम का यूज कर रहा है जिसके तहत आपकी प्रॉपर्टी रजिस्ट्री का डाटा उसके पास है, आपके बैंक स्टेटमेंट उसके पास है, पैन से लिंक जितनी भी आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी है वो भी उसके पता है, कैश कितना डिपॉजिट किया है, क्या विड्रॉल किया है, फॉर्म 26 एएस एआईएस, इन सभी को यहां पर जो है सिस्टम जो है यूज करके एआईएस बेस्ड यूज करके मैचिंग करता है कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है, कहीं कोई मिसमैच तो नहीं है, कहीं कोई अनएक्सप्लेन कैश तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ मिल गया ऑटोमेटिक जो सिस्टम है वो जनरेट कर देगा फिर आपके लिए नोटिस और क्वेरी। तो यहां पर इन सभी डाटा जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास होते हैं। एआई सिस्टम यूज करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैश ट्रैक करने के लिए कि यहां पर बैंक में कहीं कैश डिपॉजिट तो नहीं कर दिया, कैश विड्रॉल तो नहीं पड़ा हुआ है, कहां पर आपने कैश ट्रांजैक्शन किया, ये सारा जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एआई की मदद से ट्रैक कर सकता है। ध्यान रखिएगा एक बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल गया कि ऑफिशियस एक्टिविटी है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे डिटेक्ट कर सकता है। आपको यहां पर नोटिस भेजकर आपसे सोर्स पूछ सकता है, एक्सप्लेनेशन मांग सकता है कि कैश रिसीव और पेड किसको किया गया है। आपके रीओपनिंग पास असेसमेंट ईयर भी यहां पर खोल सकता है। ध्यान रखिएगा पेनल्टी भी यहां पर आपको 100% कैश यूज करने की लगा सकता है। तो हमेशा ध्यान रखिए यहां पर आपका वेरिफिकेशन स्क्रूटनी भी की जा सकती है। आपको सोर्स जो है वो बताना पड़ेगा, जो भी कैश आपने जमा किया आपको ये बताना पड़ेगा कि ये कैश किस रिलेटेड है, चाहे वो आपके सेविंग अकाउंट में हो या आपने लोन भी क्यों ना लिया हो, आपको ये प्रूव करना मैंडेटरी है। अगर आपने ये एक्सप्लेन नहीं किया या प्रॉपर प्रूफ नहीं दे पाए तो उस केस में उस कैश को अनडिस्क्लोज इनकम मान लिया जाता है और टैक्स किया जाता है 60% और पेनल्टी और इंटरेस्ट के साथ है। सरचार्ज सेस लगाकर 78% प्लस ब्याज लगेगा प्लस पेनल्टी लगेगी। तो ध्यान रखिएगा कभी भी आप कैश में अगर प्रॉपर्टी डील करेंगे तो यहां पर आप पर हैवी पेनल्टी लग सकती है। आइए एक एग्जांपल समझते हैं। मिस्टर एक्स ने सेल किया था प्लॉट 50 लाख का, रजिस्ट्री यहां पर करवाई थी 40 लाख की बैंक ट्रांसफर से और 10 लाख रुपया जो है वो कैश में ले लिया था, उसको कहीं मेंशन नहीं किया। अब सब रजिस्ट्रार क्या करेगा, वो यहां पर रिपोर्ट कर देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एसएफटी के तहत, क्योंकि 30 लाख से ज्यादा है। मिस्टर एक्स तुरंत यहां पर 10 लाख रुपया बैंक के अंदर जमा कर देगा। अब सिस्टम जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का वो डाटा मैच करेगा, वो देखेगा कि 10 लाख रुपया है वो कैश डिपॉजिट हुआ है, सीधे सीधे यहां पर आपको नोटिस भेजी जाएगी, पूछा जाएगा ये 10 लाख रुपए का सोर्स क्या है, जो भी कैश आपके बैंक खाते में आया है। अगर इसको आप प्रूव नहीं कर पाए तो ये आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा, टैक्स पेनल्टी इंटरेस्ट सभी यहां पर लगाया जाएगा। तो हमें यहां पर क्या करना है जिससे हमें पेनल्टी ना लगे, नोटिस ना आए। कैश ट्रांजैक्शन में आपको डीलिंग नहीं करनी है। हमेशा ध्यान रखिएगा प्रॉपर्टी डील करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हैं, हमेशा बैंकिंग चैनल का यूज करें। कभी भी यहां पर कैश जो है वो 20,000 रुपए से ना ले ना दे, चाहे वो एडवांस या टोकन भी क्यों ना हो, 20,000 रुपए से ज्यादा आपको नहीं करना। हमेशा पैन, बायर सेलर का पैन होना चाहिए, पेमेंट प्रूफ होनी चाहिए, सेल डीड आपके पास होनी चाहिए और बैंक स्लिप आपके पास होनी चाहिए। ये सारी डॉक्यूमेंट आपको रखने हैं कभी भी आप प्रॉपर्टी बेचते हैं खरीदते हैं। और इनकम टैक्स रिटर्न में इसको प्रॉपर आपको दिखाना है, चाहे वो कैपिटल गेन हो या अगर आप एग्जम्पशन भी लेते हैं, आपको एग्जम्पशन मिलता है सेक्शन 54 ईसी का, 54F का। तो ध्यान रखिएगा आप कैश में क्यों इतना ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जबकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद आपको एग्जम्पशन देता है। आप अपना पूरा का पूरा कैपिटल गेन जो है वो माफ करवा सकते हैं। अगर आप दूसरी कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, बॉन्ड में निवेश करते हैं तो आपको बेनिफिट दे रही है सरकार। तो कैश को यूज करना,
कितना हानिकारक आपके लिए हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 100% की पेनल्टी आप पर लगाई जा सकती है अगर एक बार कैश ट्रैक हो गया। हालांकि सभी का कैश ज्यादातर ट्रैक नहीं होता, लेकिन जिसका भी हो जाता है तो वो ध्यान रखिएगा 100% की पेनल्टी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इतना समय नहीं है कि सभी का यहाँ पर जो है वो नोटिस भेजे, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अगर नजर में कोई आ गया तो 100% उस पर पेनल्टी और उसके सारे भी खाते जो है बैंक खाते वो यहाँ पर मांग लिए जाएंगे। उसके कोई अदर ट्रांजेक्शन है वो भी यहां पर देखा जाएगा। तो सिर्फ कैश नहीं देखा जाएगा, उसके अलावा जितने भी आपके ट्रांजैक्शन है वो भी देखे जाएंगे, पास्ट ईयर के जो ट्रांजैक्शन है वो भी खंगाले जाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कैश में प्रॉपर्टी डील कभी ना करें, अगर करेंगे तो दिक्कत परेशानी आपको हो सकती है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।